राजस्थान का एकमात्र सर्वोच्च शिक्षा संस्थान बानसूर महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे ताकि विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका को कितने भागों में बांटा गया है वह उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। यहाँ पर विद्यार्थी इसका अर्थ भी लिखेंगे कि जिस राज्य की व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। जैसे यूनान है, बल्गारिया है, चीन देश है। दूसरा प्रकार है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो जिस राज्य की व्यवस्थापिका में दो सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आज भारत देश में, अमेरिका देश में, कनाडा में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्यवस्थापिका के पतन के कोई 4 कारण लिखिए। अर्थात व्यवस्थापिका का अंत कैसे हो रहा है, वे कौन से कारण हैं। जिसमें पहला कारण है कार्यपालिका के कार्यों में लगातार वृद्धि। नंबर 2 है रेडियो दूरदर्शन के साधनों का विकास होने से भी व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। नंबर 3 है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण होने से भी व्यवस्थापिका का पतन या अंत हुआ है। नंबर 4 है सकारात्मक राज्य का उदय या विकास होने से भी व्यवस्थापिका का पतन हुआ है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कार्यपालिका को कितने भागों में बांटा गया है वह उनके नाम लिखिए। तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कभी एग्जाम में इनके प्रकार पूछकर उनके नाम लिखवाता है, कभी एक प्रकार देकर उसके संबंध में विद्यार्थियों से वर्णन करवाता है। तो यहाँ पर हम कार्यपालिका के प्रकार देखेंगे, जिसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। तो यहाँ पर विद्यार्थी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण लिखेंगे और स्थायी कार्यपालिका में IAS जैसे प्रशासनिक अधिकारी लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रकार है नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में विद्यार्थी भारत के राष्ट्रपति का उदाहरण लेंगे और ब्रिटेन के सम्राट का लेंगे, और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को लेंगे। तीसरा प्रकार है एकल व बहुल कार्यपालिका। तो एकल कार्यपालिका का उदाहरण है अमेरिका का राष्ट्रपति और बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। उसके बाद उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका। तो उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण विद्यार्थी लिखेंगे कि संसदीय जो शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है अमेरिका की, उसको हम अनुत्तरदायी कार्यपालिका के उदाहरण में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार है वंशानुगत व निर्वाचित कार्यपालिका। तो वंशानुगत कार्यपालिका आज ब्रिटेन देश में देखने को मिलती है और निर्वाचित कार्यपालिका में भारत देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 प्रश्न आता है, कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 4 कार्यों को लिखें। तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो कार्यपालिका के द्वारा प्रथम जो कार्य किया जाता है वह है प्रशासन का
संचालन करना। नंबर 2 है कूटनीतिक कार्यों का संचालन करना। तो यहाँ पर विद्यार्थी कूटनीतिक कार्यों का यहाँ पर सबसे पहले कूटनीतिक का अर्थ लिख सकते हैं। तो विदेशों के साथ जो पारस्परिक संबंध कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है उसे ही हम कार्यपालिका का कूटनीतिक कार्य कहेंगे। कूटनीतिक कार्यों में विद्यार्थी निम्न कार्य लिख सकते हैं, जैसे विदेशों में दूतावास स्थापित करती है, दूसरे देशों से आए राजदूतों का सम्मान करती है। 3 नंबर कार्य में जो रक्षा से संबंधित है, जिसको हम सुरक्षा बोल सकते हैं, आर्थिक से संबंधित है, सामाजिक है, इनसे संबंधित जो भी संधियाएँ की जाती हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, ये कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। 3 नंबर है वित्तीय कार्यों का संचालन करती है। नंबर 4 है न्यायिक कार्यों का संचालन करती है। यहाँ पर विद्यार्थी 5 नंबर कार्य में लिख सकते हैं विविध या अन्य कार्य। विविध या अन्य कार्यों में कार्यपालिका के द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं, जिसमें पहला है उपाधियों का वितरण करती है। नंबर 2 है राष्ट्र जो आयोजन है या जो सम्मेलन होते हैं उनका आयोजन करती है ये। नंबर 3 कार्य है कि विदेशियों को जो नागरिकता प्रदान करने का ये कार्य करती है। नंबर 5 प्रश्न है कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि के 4 कारण बताइए। अर्थात वे कौन से कारण हैं जिससे कार्यपालिका की शक्तियों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। जिसमें पहला कार्य है राजनीतिक दलों का विकास। नंबर 2 है संचार व आवागमन के साधनों का विकास होने से भी कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि हुई है। नंबर 3 है नेतृत्व की आवश्यकता, क्योंकि एक सबल नेतृत्व राष्ट्र के विकास के लिए उपयोगी होता है, जो कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाने से इसकी शक्तियों में वृद्धि देखने को मिली है। नंबर 4 है व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन हुआ है या अंत हुआ है और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ने से उसकी शक्तियों में वृद्धि देखने को मिली है। 6 नंबर प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जिसमें विद्यार्थी यह ध्यान रखेंगे कि कई बार न्यायिक पुनरावलोकन को न्यायिक पुनः निरीक्षण कहकर भी प्रश्न दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। तो न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनः निरीक्षण कहलाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के 1803 के मारबरी बनाम मेडिसन विवाद या केस में किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है उन 2 देशों के नाम लिखिए जहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। जिसमें पहला देश है भारत है, दूसरा देश है अमेरिका। प्रश्न नंबर 8 है E.H. कार ने राजनीतिक विचारधारा के कौन से 2 प्रकार बताए हैं। यह प्रश्न भी उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से, तो विद्यार्थी इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। जिसमें पहला प्रकार है आदर्शवादी विचारधारा, नंबर 2 है यथार्थवादी विचारधारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है उदारवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। इस प्रश्न को भी विद्यार्थी विशेष ध्यान रखेंगे। तो उदारवाद की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि यह नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। नंबर 2 है व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। नंबर 3 है समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा का समर्थन करता है, अर्थात धीरे धीरे परिवर्तन को यह श्रेष्ठ मानता है।
नंबर 4 है लोकतंत्र में विश्वास करता है और लोकतंत्र को शासन प्रणाली का श्रेष्ठ रूप कहता है। इसलिए कहता है क्योंकि लोकतंत्र की शासन प्रणाली में जब चाहे तब हम परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है उदारवाद के किन्हीं 4 समर्थक विचारकों के नाम लिखिए। यह प्रश्न भी विद्यार्थियों कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस प्रश्न का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो उदारवाद के समर्थक में प्रथम विचारक का नाम है जॉन लॉक है, दूसरा विचारक है हर्बर्ट स्पेंसर है, तीसरा विचारक है टी.एस. ग्रीन है, 4 नंबर है लास्की। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचार के 2 लक्षण या विशेषता बताइए। तो यहाँ पर पहली विशेषता है स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता है। नंबर 2 विशेषता है स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स द्वारा रचित 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो विद्यार्थी इस प्रश्न का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स द्वारा रचित प्रथम पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। नंबर 2 है साम्यवादी घोषणा पत्र। यहाँ साम्यवादी घोषणा पत्र को द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। 3 नंबर पुस्तक है पवित्र परिवार। नंबर 4 है मूल्य कीमत व लाभ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है वह उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी एक टेबल के माध्यम से कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए सिद्धांतों को 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला प्रकार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। नंबर 2 है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। नंबर 3 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यहाँ पर विद्यार्थी वस्तु की उपयोगिता के मूल्य को लेकर 2 भागों में बांटेंगे, उपयोगी मूल्य और विनिमय मूल्य। उसके बाद है आर्थिक ऐतिहासिक सिद्धांत या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी कह सकते हैं, और इस सिद्धांत को विद्यार्थी आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर पे प्रजातांत्रिक समाजवाद की 4 विशेषता लिखिए। पहली विशेषता है पूंजीवाद का विरोध करता है। नंबर 2 है सामाजिक व आर्थिक समानता पर बल देता है। नंबर 3 है धर्म एवं नैतिकता पर आधारित है। नंबर 4 है सर्वाधिकारवाद का विरोध करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है अराजकतावाद व साम्यवाद में 2 समानताएं व 2 असमानता लिखिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जिसका विद्यार्थी विशेष ध्यान रखेंगे और इन समानता और असमानता को एक टेबल के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम समानताएं देखेंगे, जिसमें पहली समानता आती है अराजकतावाद व साम्यवाद दोनों ही राज्य का विरोध करते हैं। नंबर 2 है अराजकतावाद व साम्यवाद दोनों ही धर्म का भी विरोध करते हैं। उसके बाद असमानताएं देखेंगे, जिसमें पहली असमानता है अराजकतावाद राज्य को तत्काल या शीघ्र समाप्त करना चाहता है, जबकि साम्यवाद राज्य को अस्थायी रूप से रखना चाहता है। नंबर 2 है अराजकतावाद आदर्शात्मक है, जबकि साम्यवाद व्यवहारिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है नारीवाद से क्या अभिप्राय है। तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इस प्रश्न का भी विद्यार्थी विशेष ध्यान रखेंगे। तो पहले लिखेंगे नारीवाद का अभिप्राय या अर्थ। तो नारीवाद का अर्थ है नारीवाद एक विचारधारा है
जो महिला उत्पीड़न से संबंधित समस्याओं के समाधान में प्रयासरत व गतिशील विचारधारा ही नारीवाद कहलाता है। यहाँ पर विद्यार्थी एक राजनीतिक विचारक है जिसका नाम वृंदा करात है। तो महिला उत्पीड़न से संबंधित समस्याओं के समाधान में जो प्रयास किया गया है उसे ही वृंदा करात ने नारीवाद कहा है। उसके बाद विद्यार्थी एक शॉर्ट रूप में नारीवाद के 3 प्रकार भी लिख सकते हैं: उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, उग्रवादी नारीवाद।